जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 मैंने सॉल्व करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हिस्ट्री पेपर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का बीए फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर देना होता है। तो ये जो हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास कहिए चाहे आप इतिहास कहिए, एक अलग इतिहास होता है जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपके जब दूसरा पेपर देते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, तो इसमें आपके ऑप्शनल मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में आपके 3 पेपर होते हैं और तीनों में से आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा अपने कॉलेज में, उसी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, जब आपको कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलेगा तो उस एडमिट कार्ड पर आपके इन तीनों में से किसी एक पेपर का नाम लिखा रहेगा और उसके आगे डेट लिखा रहेगा। तो इस डेट को इस पेपर का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी का है और किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है और 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चले और मैं बता देता हूँ साथियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। एमएसयू यानी जो माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। लगभग जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर लिखित एग्जाम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मॉडल पेपर लगातार आ रहे हैं। ठीक है, लिखित एग्जाम जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होगा, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में होगा, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में होगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी लिखित एग्जाम है आपके मॉडल पेपर आ जाएंगे। मैंने लगातार आपके ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दिए हैं। तो जहाँ कहीं भी आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, डीडी यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या फिर इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लगातार आपके मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी क्या इस क्लास में कवर क्या करेंगे, क्योंकि 3 पेपर है। तो देखिए आज जो है तीनों पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अलग अलग से। तो आज के इस क्लास में ग्रुप 1 में जो दिया है HIS 302 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 ईस्वी तक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अगले क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, आज तीनों क्लास आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। इस तरह से शेयर बटन बना होगा। ठीक है, शेयर ज़रूर करिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर सभी बच्चों के पास होना चाहिए जो भी फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे बच्चियाँ हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है आपका, इन प्रेज ऑफ फाली पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान है साथियों, ये इरास्मस महोदय हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है सर जी, सी ऑप्शन आपका राइट है। इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक को इरास्मस ने लिखा है। लेकिन एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक किस सन में लिखी गई। तो ध्यान रखिएगा, 1511 ईस्वी में इन प्रेज ऑफ हाली पुस्तक लिखी गई इरास्मस के द्वारा। ठीक है, चले जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे। देखिए जितना ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास पर, यूट्यूब ऑटोमेटिक इस क्लास को रिकमेंड करता है, यानी भेजता है बाकी बच्चों के पास। तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, लूथर के समर्थक क्या कहे गए। यानी जो मार्टिन लूथर के जो समर्थक थे उनको क्या कहा जाता था। तो उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी साथी। देखें, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ। यूरोप में पूछ रहा है। ठीक है, तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था 1517 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें इसमें डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि डेट भी आपका पूछा जाता है, 31 अक्टूबर। ठीक है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में आपके जो प्रश्न का लेवल रहता है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 1517 यानी 1517 को यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई। 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी
23 मई, ठीक है, डेट आप लोग लिख लेंगे। 23 मई 1618 ईस्वी को 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पाना चाहते हैं या फिर आपके यूनिवर्सिटी से जो भी जानकारी रहती है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड की जाती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में सारे क्लासेस सेंड किए जाते हैं और जो क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध हैं, एक भी पैसे नहीं देना है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो 30 वर्षीय युद्ध की जो समाप्ति है ये वेस्टफेलिया की संधि से हुई थी। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। 24 अक्टूबर 1648, ठीक है, 24 अक्टूबर 1648 को वेस्टफेलिया की संधि हुई थी और इस संधि में 30 वर्षीय युद्ध जो थी इसकी समाप्ति हो गई थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है और डेट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रश्न नंबर 6 है, 30 वर्षीय युद्ध कब तक चला? तो ध्यान रखेंगे जो 30 वर्षीय युद्ध है यह 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला था। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। देखें, 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने का कारण था धार्मिक कारण, आर्थिक कारण या फिर भौगोलिक कारण? 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने का कारण था धार्मिक कारण, ठीक है, रिलीजियंस कारण थे। ये ऑप्शन आपके राइट हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके पूछे गए हैं, पुरातन व्यवस्था क्या थी? तो पुरातन व्यवस्था क्या थी भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की व्यवस्था होती थी इसे पुरातन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। गौरवपूर्ण क्रांति का उद्भव इंग्लैंड में हुआ, किस सन में हुआ था? तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 1688, ठीक है, 1688 और 1689 इसी तरह से आपके एग्जाम में दिया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में इसी तरह देता है 1688 1689, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, 1688 सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया? चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड में जब राजा घोषित किया गया था 1660 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था? जॉन के, जेम्स हरग्रीव्स, क्रॉम्पटन या फिर कार्टराइट? आप लोग अपने घर में लगाए होंगे क्रॉम्पटन का बल्ब, ठीक है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। पूछा जाता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस सन में हुआ था? 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। सर जी फ्लाइंग शटल क्या होता है? तो देखिए फ्लाइंग शटल ये कपड़ा बुनने की मशीन थी, ये बहुत ही औद्योगिक क्रांति में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न। औद्योगिक क्रांति इसी के वजह से आई थी, फ्लाइंग शटल से, इसी से कपड़े बुने जाते थे, ठीक है। जॉन के ने इसका आविष्कार किया था 1733 में। ध्यान रखेंगे फ्लाइंग शटल कपड़े बुनने की मशीन थी। 12 नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स हरग्रीव्स स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र के आविष्कारक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। पूछा जाता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने कब की थी? 1764 में, ठीक है, सन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ठीक है, वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया? ठीक है, क्रांति में बहुत योगदान दिया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? फ्लाइंग शटल, ठीक है, जॉन के ने इसका आविष्कार किया था फ्लाइंग शटल का। और देखिए ये कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था फ्लाइंग शटल, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, नाइट्स कौन थे? किसान थे, पोप थे, राजा थे या फिर सैनिक थे? तो जो नाइट्स थे ये एक प्रकार के सैनिक होते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए देखिए, आपके एग्जाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक था, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है, देखिए एक होता है यूरोप, एक है एशिया। तो यूरोप में आधुनिक युग की जो शुरुआत है ये 1453 ईस्वी में मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसी प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत ध्यान रखेंगे 15वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी, इस तरह से ऑप्शन में देगा। तो ध्यान रखिएंगे 15वीं शताब्दी में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी यूरोप में। सन में देगा तो 1453। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 है, औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या था। औद्योगिक क्रांति का परिणाम था कि शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का केंद्रीकरण। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, सर्फ का अर्थ संबंधित है राजा से, सामंत से, दास थे या फिर योद्धा से। तो जो सर्फ होते थे ये दास से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, आतंक राज्य का फ्रांस में संस्थापक कौन था। संविधान सभा, व्यवस्थापिका, नेशनल कन्वेंशन जो थी, ये आतंक राज्य का फ्रांस में संस्थापक था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है। तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, इंडलजेंस क्या था। जो इंडलजेंस है यह पैसा देकर पाप का पश्चाताप पत्र खरीदना था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपको पूछा गया है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी, डेट आप लोग लिख लेंगे 18 जनवरी, ठीक है। 18 जनवरी सन 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया, स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है। स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक है ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, द पर्सियन लेटर्स किसकी रचना है। द पर्सियन लेटर्स किसकी रचना बताइए। दीदरो की, तुर्जो की, वॉल्टेयर की या फिर मॉन्टेस्क्यू की। द पर्सियन लेटर बिल्कुल बिल्कुल मॉन्टेस्क्यू की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, रिनेसा शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया है। जर्मनी से, फ्रेंच शब्द से, फारसी से या फिर इतालवी शब्द से। रिनेसा शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया है। रिनेसा शब्द फ्रेंच भाषा से ग्रहण किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है 27 नंबर, निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम स्टेट क्या था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग के थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बास्तील का पतन कब हुआ था। बास्तील का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। लुई 16वां, हेनरी अष्टम या फिर नेपोलियन बताइए। फ्रांस की क्रांति के समय, तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, अगर रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है नेपोलियन महोदय का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेपोलियन अभी 2023 में शायद फिल्म आई थी नेपोलियन, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 है 32 नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, 4 सेमेस्टर में आप पढ़े हैं तो 4 सेमेस्टर में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। सोशोलॉजी में भी इसको आपने देखा होगा, ठीक है। अगर सोशोलॉजी नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है साथियों, ये रूसो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पूछा जाता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है
इसको लिखा कब गया था, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1762 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 33 है, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है आपका, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध लाई थी? नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था ये लाया था इंग्लैंड के खिलाफ। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका, नेपोलियन वाटरलू के मैदान में कब पराजित हुआ था? यानी नेपोलियन जो था ये वाटरलू के मैदान में युद्ध हार गया था। तो ये युद्ध हारा कब था? तो डेट याद रखिएगा, 18 जून का वो समय था। और सन की बात करें तो ये सन था 1815। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जून 1815 में नेपोलियन वाटरलू के मैदान में पराजित हुआ था। देखिए 1815 सब में दिया है, ठीक है, लेकिन सभी में जो मंथ है वो चेंज है। तो इसी तरह से मंथ और डेट आपके चेंज हो जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही शार्प तरीके से, अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए नेपोलियन को वाटरलू की हार के बाद कहाँ भेजा गया था? तो जब नेपोलियन वाटरलू के मैदान में हार गया था तो इसको भेज दिया गया था सेंट हेलेना नाम की एक जगह थी। सेंट हेलेना एक द्वीप था। ठीक है, मैंने मूवी देखी थी, सेंट हेलेना एक द्वीप है। इसी पर जब नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के जो मैदान में युद्ध होता है, उसी पर सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया था? नेपोलियन कोड लागू हुई थी 1804 ईस्वी में। ठीक है, डेट बता दीजिए सर। देखिए डेट इसका था 21 मई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 21 मई 1804 को नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लागू की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? 38 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में। डेट याद रखेंगे 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपको पूछा गया, नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्तापलट कब किया गया? डायरेक्टरी का तख्तापलट किया गया था नवंबर 1799 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है आपका, मानवतावाद का प्रवर्तक किसे कहा गया है? मानवतावाद को इंग्लिश में ह्यूमनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद का जो प्रवर्तक है वो पेट्रार्क को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है 41 नंबर, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 42 है 42 नंबर, यूटोपिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है। यह भी आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, 4 सेमेस्टर में कई बार यूटोपिया जो पुस्तक है इसको आपने पढ़ा होगा। इसके लेखक है थॉमस मूर। पूछा जाता है यूटोपिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1516 ईस्वी में। ठीक है, डेट याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलें, प्रश्न नंबर 43 है, पुनर्जागरण कालीन कलाओं में सर्वाधिक किसका विकास हुआ? पुनर्जागरण कालीन जो कला थी इसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ था चित्रकला का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पेंटिंग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 45 पे, पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता किसे माना जाता है? व्यक्तिवाद को, मानववाद को या फिर व्यापारवाद को? पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता मानववाद को माना जाता है, ह्यूमनिज्म को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है? औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई संयुक्त राज्य अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या जर्मनी से? औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एंजेलो, मार्टिन लूथर, दांते या फिर थॉमस मूर? धर्म सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व है ये मार्टिन लूथर ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 48 क्या है? कैथोलिक कौन थे? सुधारवादी थे, अंधविश्वासी थे, प्राचीन चर्च के अनुयायी थे या फिर प्राचीन चर्च के विरोधी थे? देखिए अनुयायी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फॉलोअर्स बोला जाता है। यानी प्राचीन चर्च के फॉलोअर्स यानी ये इसका पीछा करते थे, पसंद करते थे। जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आपके होते हैं जो आपको पसंद करते हो, आपको फॉलो कर लेते हैं। तो इसी तरह से अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर्स बोला जाता है, ठीक है? तो कैथोलिक कौन थे? तो जो कैथोलिक थे, ये प्राचीन चर्च के अनुयायी थे यानी प्राचीन जो चर्च था, इसको ये पसंद करते थे, इनके फॉलोअर थे कैथोलिक, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस में? मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था जर्मनी में, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है? चर्च में व्याप्त बुराइयों पर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव निम्न में से किसने लिखा? तो मार्टिन लूथर ने चर्च में व्याप्त बुराइयों पर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव लिखा था, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, ठीक है? आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपके लिए बीए सेमेस्टर वाला दिन रात खड़ा है, दिन रात आपके लिए मेहनत करेगा, ठीक है? आपके एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मिल जाएगी, आपके लिखित मॉडल पेपर ही जल्दी आने वाले हैं। तो आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग और इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है? एक लाइक करके जाएँगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।